नमस्कार, स्वागत। प्रिय दर्शकों, आज हम जिनसे रूबरू होंगे हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में, वह 80 के दशक में अपने सपनों को पूरा करने के लिए देहरादून से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई पहुंची और इन्होंने अपनी बेशुमार खूबसूरती, चुलबुली शख्सियत, अपनी मेहनत और प्रतिभा के बूते भारतीय सिनेमा जगत में अपनी एक अनूठी पहचान बनाई। 80 के उस दौर में देहरादून जैसे छोटे शहर से मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना न केवल अकल्पनीय था बल्कि असंभव सा लगता था। तो आइए आज मिलते हैं वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एक्टर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन सिनेमा फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी। हिमानी जी, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू सतीश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देहरादून अपने शहर के दूरदर्शन केंद्र में आने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी अचीव किया, आपने बहुत सुंदर शब्द कहे मेरी तारीफ़ में, शुक्रिया। तो वो उसका श्रेय मैं दूरदर्शन को ही देती हूँ। तो और ये मेरा होम टाउन है उसमें, और फिर दूरदर्शन केंद्र में आना, तो ये मेरी तरफ से एक नमस्कार है, कृतज्ञता जाहिर करना है उस माध्यम के लिए। यू आर वेलकम। और अभी हम उस पर बात करेंगे। जी जी। द दून स्कूल। दून स्कूल, यस। वहाँ से आपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। जी जी। उसके बाद आपने एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डीएवी कॉलेज से। और उसके बाद आपको यूएसए में स्कॉलरशिप मिली, आपको यूएसए जाना था जी, और आपको बायोकेमिस्ट बनना था। हाँ, बायोकेमिस्ट। तो कहाँ आप यूएसए जाने वाले थे और कहाँ आप एनएसडी पहुँच गए, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ज़रूर। मतलब मैं पढ़ने में होशियार थी और दून स्कूल में, लेकिन नाटकों में मैं भाग लेती थी, चाहे वो स्कूल प्लेज हो, और फिर जब मैं अपनी स्कूलिंग करने के बाद पहले एमकेपी फिर डीएवी में मैंने जो अपना कॉलेज डेज गुजारे, तो उसमें मैं अव्यावसायिक रंगमंच करती थी। यहाँ के कला मंच, वातायन, जितने भी ग्रुप थे उनके साथ नाटक करती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो ये जो सुबह से लेकर शाम तक जो रसायन शास्त्र की पढ़ाई होती थी, वो बड़ी मतलब मैं अच्छी तो थी पढ़ाई में, इसलिए करती थी क्योंकि जैसा कि आपने बोला कि 80 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि थिएटर को या फिल्म को तो बहुत बुरा समझा जाता था, कोई अपना करियर चुनेगा। तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं भी सोच रही थी बायोकेमिस्ट या ऐसा कुछ न्यूरोसर्जन बनूंगी या क्या बनूंगी। लेकिन ये जब मैं एमएससी कर रही थी, भाई उस टाइम गूगल भी कुछ नहीं था, आजकल तो गूगल में तुरंत पता लग जाता है। तब कुछ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कुछ छात्र आए, तो उन्होंने कुछ वर्कशॉप की, और मैं आई थिंक वातायन के साथ ब्रेख्त की 3 पेनी ओपेरा, 3 पैसे की नौटंकी नाटक कर रही थी। तब मुझे पता चला कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो बाकायदा ड्रामा की ट्रेनिंग देता है। तब मेरे दिमाग के ट्यूबलाइट जला, तो मैंने कहा दिस इज़ वेयर आई वांट टू गो। और फिर घर में आया, फिर वही सब कुछ विस्फोट हो गया। और देहरादून छोटा सा शहर है सतीश, तो सब एक दूसरे को जानते थे, मुझे भी जानते थे। मेरे पिताजी डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, वो दून स्कूल में पढ़ाते थे और यहाँ के जाने माने लेखक थे। और तो भट्ट जी की लड़की सब जानते थे और सब बड़ा प्यार करते थे कि भाई देखो पढ़ने में भी होशियार है, डांस भी करती थी मैं, डिबेट भी करती थी। तो कहते ये बहुत होनहार है भट्ट जी की लड़की। लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि मैं ड्रामा चुन रही हूँ,
स्कॉलरशिप छोड़ के अमेरिका जाने की, तो सब कहा कि भटजी की लड़की था, दिमाग ख़राब हो गया, बल क्या हो गया, बल सब ऐसी बातें करे। मेरे खुद रिश्तेदार, यहाँ सिर्फ नौटंकी होती थी, क्या तू नौटंकी वाली बनेगी, भांडगिरी करेगी। फॉर्चुनेटली सिर्फ मेरे एक पिताजी थे, ही वॉज वेरी ब्रॉड माइंडेड। उन्होंने मुझे हल्का सा समझाने की कोशिश की कि पापा, उन्होंने बोला मेरे पापा ने कि बेटा तुम अमेरिका हो आओ, उसके बाद करते रहना नाटक। तो मुझे याद है मैंने पापा से एक ही बात कही थी कि पापा हो सकता है कि 40 साल की जब मैं हो जाऊं, मतलब आप जब 19-20 के होते हैं तो 40 साल लगता है बहुत बुढ़ापा आ गया, कि 40 साल की होंगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हो सकता है नाम होगा, लेकिन मेरे मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने एक सपना देखा था उसे मैंने पूरा नहीं किया। तो पापा देन थैंकफुली इन्होंने कहा ठीक है, वो खुद आए मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में छोड़ने के लिए। तो इस तरह मेरा पूरा करियर का चेंज हो गया, मैं ड्रामे के रास्ते निकल पड़ी। निश्चित तौर पर उस समय बहुत मुश्किल रहा होगा, आप 20 वर्ष की आपकी लगभग आयु रही होगी, और 19-20 हाँ। आपके पिताजी तो उत्तराखंड में तो सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के बाहर भी उनको जानते हैं, बहुत ही विद्वान लेखक थे, और उनकी जो किताबें हैं, कहानियाँ हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी में सब हमने पढ़ी भी हैं, और भी उत्तराखंड में बहुत लोगों ने पढ़ी है। तो देहरादून से आप पहुंच गए दिल्ली, और एनएसडी में आपने एडमिशन लिया। तो वहाँ भी आपको डिफ़िकल्टीज तो आई? बहुत डिफ़िकल्टी सतीश, पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी, और हम पहाड़ी लोग तो बहुत ही सीधे साधे होते, तो वो एक आई ओपनर था, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हर स्टेट से लोग आते थे, कोई साउथ इंडिया से, बैंगलोर से आया, कोई कलकत्ता से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से। सो एक मल्टी कल्चरल, पहाड़ियों को छोड़ दिया, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, और सब वहाँ भाषा की भी प्रॉब्लम, और मैं डून स्कूल की तो अंग्रेज़ी, मतलब मैं आपको एक बहुत ही एम्बैरेसिंग इंसिडेंट, पहला नाटक जो मैंने वहाँ जाकर किया तो था बीवी कानन जी का विद्या सुंदर, भारतेंदु का लिखा हुआ। तो उसमें वो गाने और स्टाइलाइज्ड, और उसमें क्या हुआ, उत्तरीय, मैं विद्या का रोल कर रही थी हीरोइन का, तो मेरा उत्तरीय ओढ़ना था, उत्तरीय ऐसे ही वहाँ के सेट में फंस गया। तो जो हीरो था सुंदर, उसने मेरा उत्तरीय उठाया, तो मेरा स्पॉन्टेनियसली लिख दिया थैंक यू, ये ग्रैंड रिहर्सल में, थैंक गॉड। तब से मुझे इतना चिढ़ाते थे कि भैया कौन आ गया अंग्रेज यहाँ पे, बट एनीवे इट वाज एन आई ओपनर। और मुझे घर से पहली बार अलग हुई थी, तो मैं मतलब बहुत रोती थी रोज़ रात को, मतलब, और कोई पूछ लेता था तो फ़ोन तो उस टाइम होते नहीं थे, मोबाइल, एक वो खड़च पुड़च वही होता था, वो आपको जब मौका, आपको चांस मिलता था टाइम, तब तो कह भी नहीं सकते थे कुछ। हाँ, ये होता था कि कोई भी महीने में एक बार मैं वहाँ सीधा रोडवेज़ की बस में बैठती थी और सीधा देहरादून पहुँच जाती थी, संडे को यहाँ रहकर, और फिर जाती थी तो तरोताज़ा हो जाती थी। जैसे ही मोहन एंटर करते थे तो मैं खिड़कियाँ खोल देती थी और फ्रेश एयर, जो हमारी पहाड़ी हवा है, उसका मज़ा लेती थी। और शुरू में बहुत मुश्किल हुई, पर चूँकि अब वो पढ़ाई में, क्योंकि दिन रात फिर थिएटर में रच बस गए, तो फिर वहीं मन लगने लगा। और चूँकि हिंदी थिएटर में उस वक्त अभी भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई, संभावनाएं बहुत कम थी, तो मेरे पास एक ही विकल्प था, क्योंकि मैं सबसे रिवोल्ट करके थिएटर मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने एनएसडी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी थी, एनएसडी रेपर्टरी कंपनी, जो कि अलकाजी साहब ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के उस पर बनाई थी। तो आई बिकेम अ मेंबर, और शुरू में 600 रुपये मिलते थे एन अप्रेंटिस, तब तो हम बेचारे खड़े रहते थे, भाला लेके तो लड़के खड़े रहते थे, पर हम जैसे तुगलक हो रहा है तो सुरेखा जी और उत्तरा बाबकर और मनोहर सिंह उस वक्त बहुत बड़े नाम थे, बहुत बेहतरीन एक्टर्स थे। और तो वहीं आपकी मुलाकात आपके पति हस्बैंड से भी, वही पति देव जी, ज्ञान शिवपुरी जी से। वो मुझसे सीनियर थे, शायद 3 या 4, डॉली आलूवालिया है ना, उनके बैचमेट थे, डॉली आलूवालिया, अन्नू कपूर के, वो पास आउट हो चुके। तो एक्चुअली पहली बार मेरी मुलाकात ज्ञान जी से हुई थी, वही जब हमारा रैगिंग सेशन हुआ, जिसमें मैं बहुत, मुझे बुरा लगा था, क्योंकि एक तो नई जगह में आए, ऊपर से रैगिंग हो रही है, और लेकिन रैगिंग के बाद फिर एक कल्चरल एक्सचेंज टाइप ऑफ होता था, सीनियर्स भी कुछ करते थे। तो ज्ञान जी को मैंने तब पहली बार देखा, और वो उस वक्त जगजीत सिंह की बहुत ही पॉपुलर गज़ल थी, सरकती जाए रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता, वो गा रहे थे, बहुत अच्छा गाते थे। और आई थिंक
मुझे लगता है तभी से मैं उनको पसंद करने लगी। खैर वो तो उसके बाद जर्मनी भी चले गए थे और मैं वहीं रही रेपर्टरी। लेकिन मैं तुमको बता रही थी कैसे कि हम वहाँ पे रेलवे क्वार्टर्स में सर्वेंट क्वार्टर्स, क्योंकि 600 रुपये थी हमको स्टाइपेंड मिलता था, तो उसी में गुजारा, घर से एक पैसा नहीं लेना, क्योंकि मतलब मैं बड़ी स्वावलंबी थी शुरू से ही। तो 600 रुपये में तो हमको शायद 100 या 200 रुपये का किराया देना। उनके सर्वेंट्स, रेलवे ऑफिसर्स को ना सर्वेंट्स क्वार्टर मिलते थे, तो वैसे हमारे जैसे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को दे देते, तो वहाँ रहते थे कमरे में। और फिर वहीं पैसे जब ज़्यादा होते थे, जैसे शुरू के दिन स्कॉलरशिप मिलती थी, तब तो बंगाली मार्केट में, नाथू स्वीट शॉप में, नहीं तो रेफ्यूजी में मार्केट में कुछ ढाबे होते थे, वहाँ खाना खाते थे और थिएटर करते थे। बस ये उन्हीं दिनों की बात है जब आप थिएटर कर रहे थे और फिर आपको एक टीवी सीरियल मिला हमराही, और उसमें आपका जो देव की भुजाई का जो किरदार था, और मेरा भी जो पहला परिचय आपसे हुआ, मैंने पहली बार आपको जब स्क्रीन पर देखा था उसी सीरियल में देखा था। जी। और जब आप स्क्रीन पर आती थी तो पूरी स्क्रीन खिल जाती थी। और आप उस सीरियल, दूरदर्शन का सीरियल था, और उस सीरियल के माध्यम से हिंदुस्तान के घर घर में आप पहुंच गए थे। तो वो अनुभव कैसा रहा और वो सीरियल कैसे मिला आपको? मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली सबसे पहला जो सीरियल बन रहा था दूरदर्शन में, हम लोग, उसको मनोज श्याम जोशी, हमारे उत्तराखंड के राइटर, वो लिख रहे थे, और कुमार वासुदेव जी। तो वो पहला धारावाहिक बन रहा था, सोप ओपेरा, स्पेनिश ओपेराज के उसमें। तो तब मुझे, आई रिमेम्बर, मनोज श्याम जोशी ने फ़ोन किया और मुझे बुलाया छुटकी के रोल के लिए। और उस टाइम रेपर्टरी में आई थिंक आई हैड बिकम अ बी ग्रेड आर्टिस्ट देन। तो मैं ओथेलो कर रही थी, जर्मनी से डायरेक्टर आए हुए थे फ्रिट्ज बेनेविट्स, एंड आई वाज डूइंग डेस्डेमोना। तो मुझे मनोज श्याम जोशी ने बुलाया, छुटकी का रोल देंगे तुझे। भाई समझ गई तू, ऐसी बात करते थे पहाड़ी ना सीधे। और कहते पर ये तेरे को थिएटर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्या थिएटर छोड़ना पड़ेगा? मैं नहीं छोड़ूंगी थिएटर। और हफ्ते में 2 दिन, अभी तो आजकल तो हफ्ते में 5 दिन के सोप्स आते हैं, हफ्ते में 2 दिन मतलब टीवी ही करना पड़ेगा। नेचुरली पहले 3-4 दिन लगते थे या 5 दिन लगते थे एक एपिसोड बनाने के लिए। आजकल तो ऐसी तेज़ रफ्तार होगी कि 1 दिन में एपिसोड बनाना पड़ता है, नहीं तो प्रोड्यूसर को लॉस हो जाता है। तो 5 दिन में या 6 दिन में एक एपिसोड बनता था, तो मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने उनको मना कर दिया। और मैं थिएटर में ही काम करती रही। थिएटर में NSD रेपर्टरी कंपनी में हम लोग टूर करते थे ऑल ओवर इंडिया। तो बम्बई में भी गए थे, तो मैं 5 अलग तरह के नाटक थे। एक तो मित्रों मरजानी, जो कि मेरा बहुत फेमस हुआ, कृष्णा सोपती के नॉवल पे आधारित है। एक सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, और एक आज़र का ख्वाब, विच इज़ पिग्मेलियन, बन्नू चौके पिग्मेलियन पे बेस्ड। और प्रसन्ना का भी था, 4-5, और शर्विलक था बंसी कौल जी का निर्देशन में। तो 5 अलग मेरी अलग अलग भूमिकाएं थी। तो ये हमराही के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, तो उसमें कैरेक्टर वो ढूंढ रहे थे, एक्ट्रेस देवकी भौजाई। तो उन्होंने, मनोज श्याम जोशी ने भी यही लिखा था, तो उन्होंने मनोज श्याम जोशी से पूछा कि भाई दिल्ली में कोई है, क्योंकि उनको बम्बई में उस लायक एक एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी। तो मनोज श्याम जोशी ने बोला एक है तो एक्ट्रेस, हिमानी भट्ट, लेकिन वो पागल है, उसने हम लोग के लिए तो मना कर दिया, पूछ के देख लो भाई। तो वो आए मेरे नाटक देखने, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया देवकी भौजाई का। तो मैं तो ओके क्योंकि गुलजार साहब भी आए थे देखने, सतीश कौशिक भी आया था। तो आई वाज, आते बम्बई के लोग, क्या इनका भरोसा। तो हस्बैंड को, मेरा हस्बैंड भी आए हुए थे उन दिनों बम्बई, तो वो उनको भी रोल ऑफर किया। तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड ज्ञान जी थे, और ये ज्ञान जी थे कि नहीं चलो हम करेंगे। तो उन्होंने पूरा घर वर के जो किराए के मकान में थे सब बेच दिया कि चलो बम्बई चलो आपको। और मुझे वाकई वो ना ले जाते तो मैं ना, मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं उनसे कहती थी भाई तुम करो बम्बई में स्ट्रगल, मैं थिएटर में खुश हूँ। तो अब आ गए यहाँ पर हमराही, हम उड़न में शूटिंग करते थे। तो वो सीरियल शुरू हुआ, और जैसा कि आपने कहा कि दूरदर्शन एक ही था उस टाइम, तो वो हर एक के घर घर में, और मेरा कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया। फिर उसके बाद मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट काफ़ी लोगों को वैसे बताती हूँ कि मैं जब थिएटर करती थी तो मैं बस में बैठती थी, क्योंकि
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था, तो जब हम लोग रिहर्सल्स करते थे वही टाइम होता था 9 to 5। शोज़ के लिए इवनिंग में होते थे, तो तब चार्टर्ड बस से आते थे, तो बस में चढ़ते थे, जमुना पार रहते थे, गरीब लोग वहाँ रहते थे। अब तो मयूर विहार बहुत पॉश हो गया है, तो बस में बैठे वहाँ सब ऑफिस वाले भी बैठते थे, और 5 बजे फिर उस बस में वापस। तो ऐसे ही पूछते थे कि हेलो आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी कि मैं थिएटर करती हूँ। नहीं नहीं वो तो ठीक है, उसके अलावा क्या करती, बिकॉज दे कुडंट इमेजिन कि कोई थिएटर से अपना जीवन यापन कर रहा है। देव की भौजाई के बाद मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ। सो दैट इज हाउ देव की भौजाई हैपेंड। तो आप देहरादून से गए दिल्ली, आपने थिएटर किया और पूरे आप समर्पित थे, आज भी आप समर्पित हैं आज भी मैं इस आर्ट थिएटर फॉर्म के कंटिन्यू लिए। करती हूँ। और थिएटर से फिर आप फिल्मों में, तो पहला बड़ा ब्रेक आपको कैसे मिला फिल्मों में? फिल्मों का बताती हूँ मैं। आई थिंक वही मैं जो आपको इसीलिए बताया था ना, मेरे 3 नाटक थे, और आज़र का ख्वाब बर्नार्ड शॉ का था। उसमें पता नहीं आपने, आर यू फैमिलियर विद दैट प्ले? उसमें क्या होता है कि प्रोफेसर हिगिंस एक साधारण लड़की को बेगम बना देता है, ही ट्रांसफॉर्म्स हर। तो ये एक बल्ली मारा कि हमने चांदनी चौक जाके उनकी भाषा सीखी, थिएटर के NSD के जो वो थे, तो उसको प्रोफेसर हिगिंस उसको बेगम। तो ये नाटक देखने सूरज बढ़ जाते हैं, और उनके पिताजी राज बाबू आए थे। आई टेल यू हाउ, बिकॉज मेरे जो हस्बैंड थे ज्ञान शिवपुरी जी, उन्होंने राजश्री प्रोडक्शन में मेन रोल किया था बाबुल का, तो वो जानते थे। और मैं भी राजश्री से फेमिलियर थी कि मैं जब उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही थी तो राज बाबू ने हमको टिकट दिए थे, फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कराया ट्रेन से, और ताराचंद बरजात्या ने मुझे वो साड़ी मेरे पास अभी भी रखी है, एक सिल्वर और गोल्ड बॉर्डर की साड़ी उन्होंने की, हमारी बहू है, तो उन्होंने बहू की तरह माना। तो जब मुझे राजश्री से कॉल आया, मेरा सीरियल खत्म हो गया, अब ये हो रहा था कि आगे क्या होगा। ये फिल्म मैंने देखी थी बाबुल, जो मेरे ख्याल से कमर्शियली तो बहुत अच्छा, कमर्शियली तो इट बॉम्ब। हाँ जी। तो उसे कमर्शियली अच्छी नहीं गई। तो हम आपके कौन जब वो बना रहे थे, तो आपके पास कॉल आया उनका? मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं गई उनके ऑफिस में, तो उन्होंने बोला हिमानी जी आपके लायक रोल तो नहीं, राज बाबू बहुत सॉफ्टली और बहुत ही कमाल की फैमिली, पर हमने आपका नाटक देखा तो ये सूरज जी स्क्रिप्ट लिख चुके थे हम आपके कौन की, उन्होंने एक मुस्लिम कैरेक्टर ऐड किया रज़िया बेगम का, तो आप करेंगे? तो खैर मैंने 3 घंटे की कहानी सुनी, गाने के साथ सुनाते हैं सूरज बाबू स्टोरी, और कहानी से ज़्यादा मुझे तो ये था कि मुझे काम चाहिए था, तो मैंने येस कर दिया। इस तरह मुझे हम आपके कौन मिली, और वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त हिट बन गई, बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ हिंदी सिनेमा। उसके बाद जब ये अपना यश चोपड़ा का बेटा आदित्य चोपड़ा वो फिल्म बना, उन्होंने अपनी फिल्म लिखी, ही हैड सीन द रशेस ऑफ हम आपके कौन, तो उन्होंने बुआ के कैरेक्टर में मेरा वो किया, और मुझे फ़ोन आया दिलवाले के लिए। तो आई टेल यू हाउ सिंपल आई वाज, आई स्टिल एम सिंपल, बिल्कुल मैं फिर अभी भी वही गढ़वाली सिंपल हूँ। तो मेरे को फ़ोन आया कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यश चोपड़ा सन स्पीकिंग, आदित्य चोपड़ा, और मैंने एक फ़िल्म लिखी है, उसमें आपके लिए एक रोल है। एंड आई वाज सो सिंपल, यू नो, इमेजिन आई वाज शूटिंग फॉर हसरते, विच वॉज, वो भी एक लैंडमार्क प्रोडक्शन है, जैसे हमरा ही था दूरदर्शन का। मैंने उसको बोला मैं नूर बंगलो में, बांद्रा में एक बंगलो, वहाँ आई एम शूटिंग, तो आप वहाँ आ सकते हैं। इमेजिन कॉलिंग। अभी तो मैं सोचती हूँ कि मतलब क्या, मतलब एनीवे आदित्य खेम वो बंगलो में आए और मुझे DDLJ की पूरी कहानी सुनाई, और इंटरवल तक पहुँचे थे। मैंने कहा आली आई लव योर फिल्म। तो मैम आपका रोल तो इंटरवल के बाद शुरू होता है। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत तुमने फिल्म लिखी है, मैं आपकी फिल्म कर रही हूँ। ऐसे DDLJ मैंने करी, वो भी सुपर डुपर हिट हो गई, आइकॉनिक, आपका भी रोल जो है, हाँ, एंड इट वाज वेरी पॉपुलर। मुझे याद है शाहरुख मुझे कहता था, मैम हम तो ट्रायल्स में देख लेते थे, वहाँ सिनेमा घर में कम ही जाते थे। तो शाहरुख मुझे बोला था, मैम हैव यू सीन द फिल्म इन द थिएटर्स? मैंने कहा नहीं। कहता आप थिएटर में जाइए, क्या जाके देखिए क्या रिस्पांस मिलता है आपके कैरेक्टर, वो जो अनुपम के साथ जो सीन है, या वो साड़ी वाला सीन है शाहरुख के साथ। और फिर कारण जौहर,
फिर वो असिस्टेंट था DDLJ में, तो वो जब कुछ कुछ होता है बना रहा था तो ही अप्रोच में। तो ऐसी मेरी फिल्म की कहानी फर्स्ट सेकंड 3, उसके बाद फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सुंदर और बहुत रोचक। अभी हम लोग बम्बई की भी और दोबारा बात करेंगे, उससे पहले क्योंकि हम देहरादून में हैं, उत्तराखंड में हैं, आपका नेटिव टाउन है, आपकी बर्थ प्लेस है देहरादून जी। तो देहरादून में आपके पिताजी और माताजी से जुड़ी हुई कोई बातें आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? आपके ब्रदर भी यहाँ ONGC में जॉब करते थे, हिमांशु भट्ट। हाँ। तो इस अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। मेरे परिवार के बारे में मैं क्या बताऊं सतीश, तुम भी खूब जानते हो मेरे परिवार को। मेरे पिताजी डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश, मतलब इसलिए नहीं कि वो मेरे पिताजी थे, ही वाज सच अ फाइन पर्सन। मेरी माँ भी बहुत सीधे साधे, और वो खुद ही गढ़वाल से भागकर आए थे, भटवाड़ी से, भटवाड़ी उनका गांव था, भागकर आए थे। वो खुद ही अपने स्वावलंबी अपने पैरों पे खड़े करके पढ़ाते थे और फिर खुद पढ़ते थे। पहले कलकत्ता भाग के गए, फिर वो ऋषिकेश में आए, उन्होंने खुद ही अपनी, और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, डून स्कूल में आके वो संस्कृत पढ़ाते थे और हिंदी। तो जो उस टाइम हेड मास्टर थे, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने कहा ये बहुत ही अ वेरी फाइन टीचर, ही वॉज अ वेरी फाइन टीचर मेरे पिताजी। तो उन्होंने कहा कि हमने मास्टर्स की वो पोस्ट निकाली है, आप अप्लाई करिए। मेरे पिताजी ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसमें लिखा था कि आई थिंक आइदर पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट चाहिए थी, या ऐसा कुछ चाहिए थी फॉर द टीचर्स पोजीशन। तो फिर मिस्टर मार्टिन आए, कहते डॉक्टर भट्ट आपने अप्लाई नहीं किया। मतलब ऑफ कोर्स उसने तो इंग्लिश में, पापा ने बोला कि सर आई एम नॉट क्वालिफाइड, बिकॉज उसमें लिखा है या तो पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट डे मिस्टर मार्टिन चेंज द क्लासिफाइड में आता ना, सो ही सेड आई थिंक आइदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फॉर हिंदी एंड, और उसी तरह मेरे पिताजी का सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। वहीं पढ़ाते पढ़ाते जो उनकी पूरी परंपरा थी, उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पे। उनकी पुस्तक भी है, आई थिंक इट इज़ दी ओनली पुस्तक जो कि गढ़वाली भाषा के बारे में है। और मेरी माँ तो वेरी सिंपल एंड ग्रेसफुल लेडी थी, और वो भी काम करती थी डून स्कूल में, क्योंकि एक अध्यापक की कितनी तनख्वाह होती, तो डेम का इन द हॉस्टल काम करती थी। और मेरा छोटा भाई और हमारी चारों की फैमिली, पिताजी का छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती हूँ। लैम्बरेटा स्कूटर था, उसी में हम पूरा देहरादून, और पापा तो कश्मीर भी चले गए अपने स्कूटर में। तो हम और पापा, मतलब आजकल के माँ बाप तो क्या, टीचर की तनख्वाह में फिर भी पापा हमको अपनी जैसे जिसकी औकात, मगर फिर भी गिव अस सो मच टाइम कि हमको गर्मियों में हम लोग मसूरी जाते थे, तब पापा ने घर नहीं लिया था अपना वहाँ। हाँ, आपका मसूरी में घर भी है? घर भी है मसूरी में, वो बाद में उन्होंने लिया था बेचारों ने, प्रोविडेंट फंड से बोरो करके। बहुत सुंदर जगह है आपका वो। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। और वहाँ जाते थे पापा, मसूरी ले जाते थे, और सर्दियों की छुट्टियों में हम लोग हरिद्वार या ऋषिकेश आते थे, या टॉन्स रिवर में पापा ने हमको स्विमिंग सिखाई। स्विमिंग पूल भी था डून स्कूल में, लेकिन हमको स्विमिंग उन्होंने ऐसी सिखाई जैसे उन्होंने सीखी थी। हमको सोंग रिवर में या गंगा नदी में डाल दिया, क्योंकि हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि आप नेचुरली स्विम करते हैं। और पापा, आई वॉज अ एस डिबेटर, तो पापा मुझे बहुत हेल्प करते थे मेरी डिबेट्स लिखने में, और बाकी चीज़ों में भी बहुत इनकरेज करते थे, क्योंकि कलकत्ता रह चुके थे। तो उनको ये लगता था कि लड़की को सब आना चाहिए, मतलब आर्ट्स के प्रति। ही यूज्ड टू सेंड मी टू म्यूज़िक स्कूल, पेंटिंग की क्लासेस में भेजते थे, भरतनाट्यम सीखती थी। तो एक ऑल राउंड एजुकेशन, आई थिंक, तो उससे मुझे मेरे थिएटर और मेरे फिल्म्स में और टेलीविज़न के करियर में बहुत सहायता मिली, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ। सो बहुत ही इंस्पायरिंग थे, और हमेशा देयर वाज सो मच गुडनेस इन हिम। मतलब वो आए थे, गढ़वाल से आए थे, एंड हमारा घर, मैं बताऊं सतीश, भरा रहता था। जो पहाड़ से आते थे, उनके पास रहने की जगह नहीं होती थी। कितनों की तो पापा ने बहुत लोगों को हेल्प किया, आधों को तो पता ही नहीं। जब मैं एक नाटक कर रही थी सुनहरे सपने, शायद आप देखने भी आए थे, तो मैं एक हुड़की वादक मैंने ढूंढा बहुत। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि थिएटर में तो पैसे, मैंने कहा, उसने बोला पता है कि मेरे को किस में, दूरदर्शन में या रेडियो में, कहते ऑल इंडिया रेडियो में आपके पिताजी ने ही लगाया था
कि आप पैसे की बात मत करिए, बट आई स्टिल गिव हिम वॉट एवर लिटिल आई कुड, क्योंकि कलाकार, बीइंग अ कलाकार यू हैव टू रिस्पेक्ट द अदर कलाकार। तो ऐसे ऐसे लोग, हमारे घर में बड़ा साहित्यिक सा माहौल था कि भगवती चरण वर्मा आके रह रहे हैं, और जितने भी साहित्यकार, हाँ सबसे बेस्ट मेमोरी तो अमृतलाल नागर जी हैं। तो उन्होंने मेरा डांस देखा और खुश होकर भरतनाट्यम, तो उन्होंने मुझे बूंद और समुद्र की पुस्तक, वो अभी तक मेरी एक प्रिय वो है पोजेशन जिसको कहते हैं, उसमें लिखा कि सुपुत्री आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दी है। तो कलाकार आते थे, तो बड़ा साहित्यिक सा, बड़ा कल्चरल एटमॉस्फेयर। आपके जो छोटे भाई हैं हिमांशु भट्ट, जी, जी। वो ओएनजीसी से अभी रिटायर भी हो गए, अभी रिटायर हुए। उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग रही, और वो इसको किस रूप में देखते थे कि आप फिल्मों में गई और थिएटर किया आपने, उनका क्या टेक था इसके बारे में? मेरा जो भाई था, बचपन में तो हमने बहुत शैतानियाँ की, क्योंकि डून स्कूल का तो आपने देखा ही है, पेड़ इतने, हम लोग बंदरों की तरह लीची तोड़ते थे, अमरूद तोड़ते थे, पेड़ों में ही रहते थे, या स्विमिंग पूल में स्विमिंग, बहुत हमको डांट भी पड़ती थी माँ से। तो बहुत क्लोज थे हम, बहुत शैतान थे। तो लेकिन मेरा रुचि ये था फाइन आर्ट्स की तरफ। मेरा भाई वाज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स मैन, यू नो, क्रिकेट, ही वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। लेकिन वही है कि उस टाइम आप सोच ही नहीं सकते कि भैया क्रिकेटर बना लो। तो ये स्पोर्ट्स और ये सब एक्टिविटीज़ को बड़ा वो मानते। भाई पहाड़ी क्या करते थे ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम मिलिट्री में, आजकल तो पहाड़ के लोग बहुत प्रगति कर रहे, लेकिन उस टाइम तो दो ही तीन ऑप्शंस थे कि भैया या तो सिपाही बन जाओ, या फिर मेरे पिताजी की उम्मीद थी कि मैं पढ़ने लिखने में होशियार थी कि मैं IAS या IFS ज्वाइन करूं। तो ऐसा नहीं हुआ। तो वो ही जॉइन दी ONGC, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और ही इज़ वेरी डिफरेंट। ही वो बहुत सोशल हैं, और जैसे कि मैं तो कला में वो जैसे घोड़े का वो होता है ना, उसकी आंखें ढक रहे थे, एक ही तरफ बढ़ रहा। सो माय ब्रदर इज़ वेरी सोशल, और मेरे भाई का घर भी इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे पापा के घर होता है, कोई भी आता है मोस्ट वेलकम एंड एवरीबडी स्टेज, वेरी हेल्पफुल नेचर। मेरे पास बातें आपसे करने के लिए बहुत सारी हैं, मैं मतलब, और मेरा मन ये कर रहा है कि ये सिलसिला जो है चलता ही रहे, रुके ही ना, पर समय का लेकिन मैं, क्योंकि समय का अभाव है, और मुझे मालूम है कि आपका जो बेटा है कात्यायन, वो जो है अब वो फिल्मों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो थोड़ा उनके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा बेटा वो बहुत जल्दी मतलब मैच्योर हो गया। आई टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट, मैं उसके करियर के बारे में। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो ही वाज स्टडिंग इन हॉस्टल, पहले तो शुरू में कर्नल ब्राउन में था। तो जब मैं आई थी यहाँ हरिद्वार में अपने हस्बैंड की एशेस वगैरह, और उसको लास्ट राइट्स बेटा ही करता है, तो ही मेरे पॉइंट, उसने बोला कि नहीं मैं मम्मी के पास रहूँगा, मम्मी अकेली है। तो वो बहुत यंग एज में मैच्योर हो गया, एंड वो मेरे लिए एक ही इज़ अ फ्रेंड टू मी, गाइडिंग फैक्टर, और मेरा सहारा। जैसे देखकर कहते हैं ना कि जब इफ़ योर लाइफ पार्टनर पासेस अवे, तो वो उसी की वजह से मैं आगे जी सकी, आगे काम कर सकी। और ये तो मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट ही इज़। उन्होंने मुझे सहारा दिया, एंड ही इज़ अ इंस्पिरेशन टू मी। और वो डून स्कूल में पढ़ा, उसके बाद सेंट जेवियर्स में किया, इकोनॉमिक्स में उसका सपना था, फिर सडनली उसका माइंड चेंज हुआ। खून तो है ही है, तो कहता है कि मम्मी मैं भी इस लाइन में। तो मैंने कहा क्या NST? कहता नहीं, तो वो भी हमारी फैमिली में एक स्वावलंबी एक जीन्स में है, जैसे मेरे पापा जैसे मैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो खुद से ही वेंट, एंड दबंग फिल्म में ही वाज द चीफ एसोसिएट डायरेक्टर। और नेशनल एक कंपटीशन हुआ था, उसमें ही मेड अ फिल्म कॉल्ड मुर्गा, विच इज़ ऑन YouTube, इफ यू सी इट्स अ वेरी ब्रिलियंट फिल्म। तो उसमें ही वन द फर्स्ट प्राइज इन दैट। तो मेरा बेटा ऐसा ही स्टार्टिंग हिज करियर, और आप सबका आशीर्वाद, जैसे कि देहरादून की, मतलब मुझे लगता है कि ये मिट्टी ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। आई वॉन्ट देम एंड यू ऑल्सो टू ब्लेस माई सन, कि आई होप ही ऑल्सो डज वेल। जी, हिमानी जी, आप हमारे निमंत्रण पर स्टूडियो आए, आपका हमारे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू। प्रिय दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये खास मुलाकात का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
डीडी उत्तराखंड की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया हमें ज़रूर बताइएगा।